नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट अभिषेक सर के साथ बात करने जा रहे हैं हम लोग इस हफ्ते की तमाम सुर्खियों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते फिर से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध का संकट चलता चला आ रहा है, उसमें अब एक नया डेवलपमेंट ये देखने को मिला कि सीज़फायर तो हो गया लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। इस बीच यूएई ने ओपेक से बाहर करने का अपने को फैसला ले लिया और ईरान में जो हमने इतना अपना निवेश किया, अपनी तकनीक, अपनी प्रौद्योगिकी, अपने संसाधन लगाए और चाबहार पोर्ट डेवलप किया, जो कि एक बहुत बड़ा बंदरगाह के रूप में हमारी रणनीतिक उपलब्धि मानी जा रही थी, अब भारत के हाथ से चाबहार निकलता दिख रहा है। इसी के साथ साथ हमारे देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे अभिषेक सर के साथ। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो इजराइल, अमेरिका, ईरान का ये जो युद्ध चलता चला आ रहा था, इसमें सीज फायर तो हो गया जी। मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति वैसी की वैसी है, तनातनी बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था। पाकिस्तान करेगा मीडिएशन तो फिर कोई भी जो टॉक्स होने वाली है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक जो हुआ वो भी फेल हो गया। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक में ईरान ने साफ साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान जाएंगे ही नहीं। हाँ, मतलब सेकंड राउंड हो ही नहीं पाया। हालांकि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान दौरे पर आए थे, फिर वहां से वो रशिया चले गए और एट द 11th आवर वो वाइस प्रेसिडेंट वांस ने भी आने से मना कर दिया। तो अमेरिका का कहना है साफ साफ कि ईरान शर्तें माने, और ईरान का कहना है कि अमेरिका पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को जो उसने ब्लॉक कर रखा है उसको खोले। तो इस बीच ये जो खबर आई कि यूएई ने ओपेक से अपने आप को बाहर करने का फैसला किया, ये ओपेक क्या है? यूएई इसमें शामिल था, तो बाहर होने से क्या फर्क होगा? उसने ऐसा क्यों किया? उसका क्या उद्देश्य है? थोड़ा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर, 2 ओपेक हैं, एक है ओपेक, एक है ओपेक प्लस। अच्छा। ओपेक ऐसे कंट्रीज का ग्रुप है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। तो इसका मतलब OPEC, ऑयल प्रोड्यूसिंग नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, बिल्कुल ठीक। तो इसमें जो ओपेक में जो मेंबर्स हैं ये 60 के दशक में बना, 60s में। दरअसल हुआ ये सर कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब डेवलपिंग कंट्रीज को डीकोलोनाइज किया जा रहा था, और ये जब पता चला यूरोपियन कंट्रीज को कि इस गल्फ रीजन में ऑयल है, तो 7 सिस्टर कंपनीज थी, यूरोपियन कंपनीज, उन्होंने यहाँ पर होल्ड कर लिया इन ऑयल रिसोर्सेज पर। 7 सिस्टर कंपनीज कहते हैं उनको। अच्छा। अमेरिका, ब्रिटेन, यही सब थे उसमें। तो 60 के दशक में ओपेक ग्रुप बना जिसमें मुस्लिम कंट्रीज इन्वॉल्व थे, ईरान, इराक वगैरह, सऊदी वगैरह। इन्होंने अपने ऑयल रिसोर्सेज को वापस मांगने के लिए ओपेक बनाया था। ये बात अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कि आपने जो कैप्चर कर रखा है हमारे रिसोर्सेज को वो हमें वापस करिए। वहां से ओपेक का जन्म होता है। और 2 अभी ओपेक है। एक तो ओपेक है पूरा जिसमें मेनली मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो 12 कंट्रीज उसमें। एक है ओपेक प्लस, उसमें 10 कंट्रीज हैं जिसमें रशिया वगैरह भी शामिल हैं, जो इन 12 के अलावा 10 और हैं, जिसमें मतलब तो टोटल उसमें 22 है। अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज, ऑयल भी जो दुनिया की और भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो उसमें शामिल हैं। तो कुल मिला के 2 ओपेक हो गए। यूएई ने इन दोनों से अपने आप को अलग करने का डिक्लेरेशन किया है, जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा फ्रॉम द कमिंग 1 मई से। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा ओपेक से वो हटा क्यों, दरअसल ईरान का सबसे ज्यादा अटैक इस वॉर में यूएई के ऊपर ही हुआ। ठीक बात है। और यूएई को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उसका दुबई पूरा बर्बाद हो गया जो फाइनेंशियल कैपिटल है। अब यूएई को अपने आप को फिर से रीस्टैब्लिश करना है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? तेल बेच के आएगा, तेल का उत्पादन बढ़ा के आएगा, क्योंकि वो ओपेक का मेंबर है तो उसके पास एक कोटा है। ओपेक काम करता है सर, हर कंट्रीज को कोटा होता है, उतना ही तेल आप ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सेल कर सकते हैं। यूएई ओपेक का 3rd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, सऊदी टॉप पर है। तो एक तो राइवलरी भी है यूएई और सऊदी की। इधर हाल फिलहाल दिनों में यूएई और सऊदी के रिलेशन भी अच्छे नहीं है। आप यमन से लेके, सोमालिया से लेके सूडान तक आप देख सकते हैं, दोनों अलग अलग टीम के साथ बैटिंग कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर। ठीक कह रहे हैं। तो
अब यूएई को लगता है कि अगर हम ओपेक में बने रहेंगे जहां सऊदी का डोमिनेंस है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए यूएई ने कहा कि भैया अब हमको और ज़्यादा आज़ादी चाहिए और ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, तो हम ओपेक से अपने आप को बाहर कर रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि वो ऑयल को ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बिल्डअप करेगा, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा सेल करेगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा। अभी उसकी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो 3.5 बिलियन बैरल पर डे है। अब उसको बढ़ा के 5 बिलियन बैरल पर डे करना चाहता है 2027 तक, ये उसका टारगेट है। बट ये अचीव तभी होगा जब वो ओपेक से बाहर होगा। तो इसलिए ओपेक के मेंबरशिप के रूल्स होंगे, रूल्स हैं, तो उसने अनाउंस कर दिया है दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ओपेक एनीमोर। एक बात है, भारत के लिए ये अच्छा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने से दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े हैं। हाँ, सारी सप्लाईज प्रभावित हुई हैं। यूएई का इस समय पाकिस्तान के साथ तनातनी है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरे वॉर में रोल प्ले किया है और मीडिएशन में उसने जो रोल प्ले किया है उससे यूएई खुश नहीं है। इसीलिए यूएई ने पाकिस्तान से अपना लोन भी वापस मांग लिया है कि हमारा 3.5 बिलियन डॉलर का, हमारा पैसा वापस करिए। और यूएई को इंडिया में इंटरेस्ट है, तो अगर यूएई अपना तेल बढ़ाता है तो हमें सस्ता तेल मिलेगा यूएई से। चलिए, तो हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होगा। अभी हमारे देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और उसमें भी पश्चिम बंगाल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आजादी के बाद 90% से ज्यादा, 92% से ज्यादा पोलिंग हुआ दोनों फेजेस में। इसको आप किस तरह से देखते हैं? और हालांकि 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन कुछ आपका एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते आपका ऑब्जर्वेशन। सर, डेमोक्रेसी में अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वोट देने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत खुश हुए इससे कि भाई 90% अगर फर्स्ट फेज में गया। नहीं, ये है भी अच्छी बात, गुड साइन। इट्स अ हेल्दी डेमोक्रेसी, साइन फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। अब इसमें से जब ये इलेक्शन होता है तो मैं अक्सर 2 टर्म सुनता रहता हूँ, एक ओपिनियन पोल आता है, एक एग्जिट पोल आता है। इसमें क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, जिस दिन चुनाव खत्म हो जाता है जी और शाम को 5 बजे के बाद अब पोलिंग बंद हो गई, तो जो सर्वे एजेंसीज हैं वो अपने चुनाव के सर्वेक्षण के आधार पर नतीजे जारी करते हैं। अच्छा। कि हमने मतदाताओं से बात किया जो कि मतदान केंद्रों में मतदान के बाद निकल रहे थे, उनसे पूछा कि आपने किसको वोट किया। मीडिया अलाउ रहती है बाहर जो मतदान केंद्र है, पोलिंग सेंटर होता है जहाँ पर, वहां पर कई मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है। सबसे बाहर जो है लोकल पुलिस होती है, अंदर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, और एक निश्चित सीमा के बाद मीडिया को भी बाहर काम करने की अनुमति है। और वैसे भी जहां इलेक्शन है मीडिया फ्री होकर घूमता है, देखता है, दिखाता है कि देखिए कहां पर मतदान हो रहा है, कहां शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, कहां झड़प हो रही है, कहां हिंसा हो रही है, कहां सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। वो आते जाते लोगों से पूछते हैं, ये बातें करते रहते हैं। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो जब मतदान करने के बाद मतदाता के दृष्टिकोण के आधार पर वो चुनाव के नतीजे बताते हैं कि ये होंगे, उसे कहते हैं एग्जिट पोल। अच्छा, ये पार्टी बना सकती है सरकार, ये एग्जिट पोल हुआ। हाँ। कि हमने इतने जगहों पर जाकर के वोटर से पूछा, जब वोटर वोट देके निकल रहे थे, साइज ले लेते होंगे, उन्होंने बताया कि हमने इसको वोट किया, हमने उसको वोट किया। उस आधार पर वो एक पूर्वानुमान जारी करते हैं, सर्वे करते हैं कि इसकी सरकार बन सकती है, इतनी सीटें आ सकती हैं, इतना ज्यादा इनको मिलेगा, इनको इतना कम मिलेगा, इनको फायदा होगा, इनको नुकसान होगा। तो इलेक्शन के बाद जो सर्वे आता है उसको एग्जिट पोल कहते हैं। जैसे कल से टीवी में आ रहा है कि तमिलनाडु में जो है वो विजय जो एक्टर है। और इलेक्शन के पहले अब तक जो सरकार की पॉलिटिकल पार्टीज की, अपोजिशन की परफॉर्मेंस रही है, जो जनता के बीच गए हैं, जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उस आधार पर जनता का क्या मूड है, उसको भाप करके जब ये अपना इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं तो उसे ओपिनियन पोल कहते हैं। तो एक तरीके से वोटिंग के पहले ओपिनियन पोल, वोटिंग के बाद एग्जिट पोल। अच्छा, इलेक्शन तो एग्जिट पोल को थोड़ा ज्यादा सटीक माना क्योंकि वो इलेक्शन के बाद ठीक बात हो रहा है, और वो केवल
सीधे सीधे वोटर जो दे करके वोट निकला है जी उसकी ओपिनियन पर बेस्ड है। हाँ ये बात है, अब इसमें एक गुंजाइश होती है कि जो वोटर है वो सही बता रहा है कि नहीं नहीं बता रहा बता है, रहा है। लेकिन ये मान के चलें कि 10% का डेविएशन अगर है भी हाँ, तो भी आप मोटा मोटी सही अंदाजा लगा तभी सकते हैं, एग्जिट पोल कभी कभी गलत भी हो हो जाती है। जाते हैं। और जो ओपिनियन पोल होते हैं वो तो केवल मूड, रुझान, पिछले सालों के इलेक्शन परफॉर्मेंस, से पहले है हाँ, तो चेंज भी होता रहता चेंज है, मूड होता चेंज भी रहता होता है। रहता है। हाँ और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल पर बैन लगाया है हाँ, कि क्योंकि आप चुनाव के बाद ही उससे क्या होता है कि लोगों का मतदान करने के जो रुझान है वो प्रभावित हो सकता है। प्रभावित हो सकते जैसे मान लीजिए कोई वोटर है जो सोच रहा है कि एक्स पार्टी को वोट दे कि वाई को दे, जी। वो दोनों के बीच में समझ नहीं पा रहा है, हाँ और तब तक न्यूज में आने लगता है कि भाई एक्स जीत रहा है, एक्स जीत रहा है, एक्स जीत रहा है, तो वो हो सकता है वाई को देता, हाँ, लेकिन अब प्रभाव में आकर एक्स को एक्स दे को देगा। देती है। उसकी अपनी मर्जी नहीं है ये। हाँ, ये बात तो इसलिए एग्जिट पोल को उसने रोक लगा रोक रखी है लगा, कि ये इलेक्शन जब कमीशन। इलेक्शन का रिजल्ट, जिस दिन इलेक्शन जी वोटिंग कंप्लीट होगी हाँ, तब आप जारी 5 करें, बजे से लास्ट पड़ा या 6 बजे, उसके 6 के बाद। बाद हाँ, और भी वर्ड्स मतलब दुनिया में और भी कंट्रीज में ऐसा होता है एग्जिट और ओपिनियन पोल, हाँ की बहुत भारत देशों में में होता सब है, नहीं जगह? नहीं बहुत देशों में होता अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में भी है है। ये हाँ फिनोमेना? बिल्कुल वहीं से आया ही है। वही सर। ये जो पूरा विज्ञान है इसको सेफोलॉजी कहते हैं, अच्छा और सेफोलॉजी यानी चुनाव शास्त्र, जी निर्वाचन विज्ञान, निर्वाचन में। जिसमें कि राजनीति शास्त्र के विद्वान, चुनाव को समझने वाले लोग, राजनीतिक पार्टी के सदस्य, वो अपने अपने अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर बताते हैं कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे, अभी अगर चुनाव हो जाएं तो उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी। जैसे मिसाल के तौर पर अब 2024 के बाद लोकसभा चुनाव वो 2029 में होंगे, तो अब ये मोदी सरकार लगभग इस मई में 1 साल पूरा कर लेगी, तो इस 1 साल में सरकार का कैसा रहा, हाँ सही। तो आगे क्या होगा, इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग जी कैसी जी चल रही है, ये सब काम होता रहता है। इलेक्शन के समय थोड़ा ही बढ़ जाता बढ़ है। जाता है ये बात। अच्छा सर, इस इलेक्शन में मैंने देखा बंगाल में एक और बहुत सज्जन बड़े न्यूज में थे, यूपी के आईपीएस हैं अजय अजय पाल पाल साहब, वो गए हैं वहाँ ऑब्जर्वर बन गए। हाँ। ये ऑब्जर्वर का क्या काम होता है, ये क्या होता है? दरअसल जब श्री टीएन शेषन इस देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए, ये बात है 93-94 की जी, तो उस समय तक इलेक्शन कमीशन 1 मेंबर्ड बॉडी होता था, और 94 1 जनवरी 1994 से ये पूरी तरह से 3 मेंबर्ड बॉडी हो गया। उसी समय एक ज्वाइंट फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी, संयुक्त मोर्चा सरकार, जिसमें एक दिनेश चंद्र गोस्वामी कमेटी निर्वाचन सुधारों पर बनी, जिसकी रिपोर्ट 1996 से लागू हुई। उस रिपोर्ट में बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी गई थी, जिसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार होगा कि वो भारत सरकार के, केंद्र सरकार के अधिकारियों को अपने इच्छा अनुसार, अपने स्वतंत्रता अनुसार तय कर सकेंगे, और उनको अलग अलग जगहों पर इलेक्शन कमीशन की ओर से तैनात किया जाएगा, जिनको कहेंगे ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक या प्रेक्षक। अच्छा, मतलब ये ऑब्जर्व करने जाते हैं, जिनका काम है कि जहां पर भी इनका एरिया दिया गया है, जी, वोटिंग एरिया में जहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी में इनकी ड्यूटी है, वो देखेंगे कि सारे राजनीतिक दलों को अपना चुनाव प्रचार करने की एक समान अपॉर्चुनिटी है, किसी प्रकार का भेदभाव, प्रलोभन, लालच, डराना धमकाना तो नहीं हो रहा है, किसी तरीके से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की तो कोशिश नहीं हो रही है, कोई हिंसा तो नहीं हो रही है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, कोई डराने धमकाने की, अपराध करने की कोशिश तो नहीं हो रही है, कितना पैसा कोई पॉलिटिकल पार्टी खर्च कर रही है, कितना कैंडिडेट कोई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खर्च कर रहा है, शराब, पैसा, रुपया, ये अवैध तरीका तो नहीं हो रहा है। यानी चुनाव पर नजर रखना, निगरानी रखना और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के प्रयास को सुनिश्चित करना जिस अधिकारी का काम होता है, उसको ऑब्जर्वर कहते हैं। मतलब इनको हम इलेक्शन कमीशन का आंख नाक कान कह सकते हैं। हाँ, और ये किसी को, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं, सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। डीएम से भी इनका कोई मतलब नहीं है। ये डीएम इनका रहने ठहरने, खाने पीने, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, फूडिंग, लॉजिंग, ये सारा अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन ये डीएम, बल्कि डीएम इनको रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वर को आ रहे होते हैं इलेक्शन कमीशन के एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अच्छा, ये कंपल्शन है कि ऑब्जर्वर जाएगा ही जाएगा, भेजा ही जाता हर इलेक्शन में? हाँ, लेकिन ऑब्जर्वर अपने जाने से मना भी कर सकता है। अच्छा, लेकिन आमतौर पर सभी जाते हैं, मतलब अगर कोई वैलिड रीजन है तो। अच्छा, केवल ऐसा नहीं है कि बंगाल में ही भेजा गया, केरल में भेजा गया होगा? 96 से अच्छा, अभी तक 2026 तक
हर इलेक्शन में, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जाते ही जाते हैं। जाते ही जाते हाँ, हैं। अब वो धर्मपाल शर्मा के एक प्रकरण में आने से चर्चा हो गई, लेकिन जी, ऑब्जर्वर हमेशा जाते हमेशा रहे। जाते हैं। हाँ। नहीं तो इसमें भी वही अजय पाल साहब बड़े चर्चा में, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें वो शायद टीएमसी के जहांगीर, हाँ, एक टीएमसी के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं जिनका आपराधिक इतिहास जी भी रहा जी, है, अभिषेक तो बनर्जी बड़े उनके नजदीक है। ऊपर ये आरोप है जहांगीर खान के ऊपर कि ये मतदाताओं को डराना धमकाना इसका काम कर रहे हैं। तो वो उसके इलाके में जाकर के हाँ, कुछ कह बता रहे रहे थे कि भाई कोई इस तरीके की हरकत करोगे तो ठीक नहीं तो क्या होगा। उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्पीच यूज किया था, क्या दिया था? नहीं नहीं, दिया था ऐसा ना, तो कुछ ऐसा नहीं कुछ तो है। उन्होंने कहा टीएमसी है। ने इसको आउट ऑफ हाँ, फिर प्रोपोर्शन ज्यादा टीएमसी बड़ा बहुत सा। ज्यादा कह रही भाई कि एक घसीट के ऑब्जर्वर का लाएंगे। काम है, उसने कहा कि भाई आप अगर इस तरीके की हरकत हाँ, करेंगे तो आपके जी। खिलाफ हम कड़ी और कार्रवाई उन्होंने तो करेंगे, कानूनी टीएमसी के कार्रवाई। नेताओं ने तो कहा हम घसीटते हुए यूपी से लेके आएंगे, और पीआईएल भी शायद फाइल कर दिया है टीएमसी वालों वो ने। तो देखिए राजनीति है, पॉलिटिकल ही है चुनाव का मतलब। दौर हाँ, है और कल इलेक्शन था, जी लास्ट जी, फेज का फेस का। लास्ट पोलिंग डे था, तो ये सब तो होना ही था। हाँ, ये तो है ही। तो मतलब हीट एंड उन्होंने डस्ट था, ऐसा कुछ नहीं। न्यूज में लेकिन बहुत था। नहीं, वो ऑब्जर्वर ने कोई बहुत कुछ। अनलॉफुल काम नहीं किया और योगी के सिंघम कहे जाते हैं है। अजय पाल अब जी ये सब मीडिया की देन है। मीडिया की देन है, सही कह रहे हैं। तो आपने देखा हमारा प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक। जुड़े रहिए, देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।